हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी जो भी हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो एक्सरे और सीटी स्कैन के बेस पे जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया था उसके बारे में। अब हम आज बात करने वाले हैं एमआरआई बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में। ओके, तो एमआरआई बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो मोस्ट कॉमनली कब यूज़ लिया जाएगा, जब भी एमआरआई प्रोसीजर हो रहा होगा, तब ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया किस लिए यूज़ लिए जाते हैं कि कोई भी नॉर्मल टिश्यू है या एब्नॉर्मल टिश्यू है, उसके बीच में अगर किसी प्रकार का डिफरेंशिएट करना है या फिर उसका जो एनाटॉमिकल और जो फंक्शनिंग उसकी है, उस रीजन को देखने के लिए क्या किया जाएगा, इस तरीके के जो एमआरआई बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसको यूज़ किया जाएगा। ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया किस तरीके से अलग वर्क करते हैं, ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया जब भी किसी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो गैडोलिनियम बेस्ड जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं वही ऑलमोस्ट इसमें यूज़ लिए जाते हैं। तो वो क्या करता है कि जो भी टिश्यू का रिलैक्सेशन टाइम होता है उसमें अल्टरनेटिंग करता है। उसमें अल्टरिंग करेगा जब भी किसी प्रकार की कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी ताकि मैग्नेटिक फील्ड उसको डिटेक्ट कर सके। ओके? तो यही एक, अगर इसका हम प्रिंसिपल कहें कि मैग्नेटिक जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया किस बेस पे वर्क करता है, तो बाय अल्टरिंग रिलैक्सेशन टाइम ऑफ टिश्यू। टिश्यू का रिलैक्सेशन टाइम क्या है उसके हिसाब से वो उसमें चेंजेस लाके ये हाई क्वालिटी की इमेज देता है। जो एमआरआई बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट के बनाए हुए होते हैं, सो कॉस्टली भी होता है क्योंकि इन पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण। अब हम बात कर रहे हैं एमआरआई में किस-किस तरह के कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं। तो जैसा कि हमने इसमें देखा था कि इस एक्स-रे और सीटी स्कैन में जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से कैटेगराइज़ किया गया हुआ था, तो उसी तरह से हम इसमें भी कैटेगराइज़ कर सकते हैं। तो देखिए, कॉन्ट्रास्ट एजेंट रिड्यूस द T1 रिलैक्सेशन टाइम रिजल्टिंग इन इंक्रीज सिग्नल इंटेंसिटी ऑन T1 वेटेज इमेज। जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो कि जब हमें ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसमें शो हो रहा है। ओके? तो इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया में क्या हो रहा है कि T1 रिलैक्सेशन टाइम को क्या किया गया है, कम। ओके? और जो भी सिग्नल की इंटेंसिटी थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हुई। तो किस वाली इमेज में, जब भी T1 वेटेज की इमेज होगी, T1 वेटेज की इमेज में ये इस तरह का जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो ब्राइट अपीयर होगा। ओके? यानी कि व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम एक्स-रे और उसमें कौन-सा कह रहे थे, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ओके? तो ये एमआरआई के केस में ये वाले पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया के नाम से जाना जाएगा, जो क्या करेगा, T1 रिलैक्सेशन टाइम को कम कर देगा और सिग्नल की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, जो भी एमआरआई की जो T1 वेटेज वाली इमेज है उसमें ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया ब्राइट दिखेगा। ओके? तो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया हैं मार्केट में अवेलेबल जो कि पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया हैं, जैसे कि गैडोपेंटेट हो गया, गैडोट्राइडोल हो गया, ओके, गैडोट्राइड मैग्लूमाइन हो गया, मैग्डी 45 ट्राइसोडियम, फिर गैडोमाइड। ये सारे जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया हैं वो क्या है, पॉजिटिव बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सम एजेंट प्राइमरी अफेक्ट स्पाइन स्पाइन रिलैक्सेशन टाइम एंड शॉर्टनिंग बोथ T1 एंड T2 रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि अब देखिए, अपन दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात कर रहे हैं। जैसे कि ये आप इमेज में देख रहे हो कि ये ब्लैक अपीयर हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि प्राइमरी अफेक्ट इसको करेगा कि जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है या फिर जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, स्पाइन स्पाइन प्रिंसिपल पे वर्क करता है एक एमआरआई के अकॉर्डिंग। तो ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा किसको, स्पाइन स्पाइन रिलैक्सेशन को। और जो T1 और T2 का जो रिलैक्सेशन टाइम है उन दोनों को क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा। ओके? यानी कि एक तरीके से कम धीमा कर देगा। ओके? तो उनका रिलैक्सेशन टाइम को धीमा करेगा, तो ये क्या कर रहा है, कॉजिंग टिश्यू टू अपीयर डार्कर इन एमआरआई स्कैन। तो इसमें जो भी जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो एमआरआई में नेगेटिव की या डार्कर स्कैन आएगा। ओके? दीज़ आर नोन एज़ नेगेटिव एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट। तो इस तरीके के कॉन्ट्रास्ट मीडिया नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया कहलाते हैं। तो इसके कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ओमनी स्कैन आ गया और मैग्नेविस्ट आ गया। ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया हैं जो कि ठीक है, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया की तरह काम करते हैं। जब भी इमेज हम इसकी देखेंगे तो इमेज में ये ब्लैक अपीयर होते हैं। एमआरआई कॉन्ट्रास्ट मीडिया आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सर्टेन कंडीशन इंक्लूडिंग एक्यूट अस्थमा, प्रेगनेंसी, सीवियर लिवर डिजीज और सीवियर रीनल डिजीज। किन केस में एमआरआई में कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज नहीं लिया जाता, ये केस है जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया एमआरआई के दौरान यूज नहीं लिए जाते। एमआरआई बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, अल्ट्रासाउंड में सोनोग्राफी में काम आएँगे। तो इसका भी एक अलग प्रिंसिपल है। ये क्या करता है कि जब भी कोई ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर उसकी इकोजेनेसिटी को इंक्रीज़ कर देगा, जब भी सोनोग्राफी की स्टडी के दौरान। ओके? इंप्रूविंग द क्लियरिटी ऑफ इमेज। तो जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया जाएगा और जब वो इकोजेनेसिटी उसकी बढ़ाएगा तो क्या करेगा कि वो उसकी इमेज क्लियर मिलेगी। ओके?
These agent consist of टाइनी गैस फिल्ड माइक्रो बबल्स। टाइनी गैस फिल्ड माइक्रो बबल्स इसमें होते हैं जिसकी साइज कितनी होती है, लेस देन 8 माइक्रोन इन साइज, 8 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं। दैट रिफ्लेक्ट साउंड वेव एंड इनेबलिंग बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। जो भी साउंड वेव जो आ रही है अल्ट्रासाउंड से, अल्ट्रासाउंड की साइन साउंड वेव को ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। यूएसजी कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर डिटेक्टर। मेनली ये किस लिए है, आर्टेरियल और विनस इस्चीमिया के लिए। ओके, एम्बोलाई हो गई किसी भी प्रकार के क्लोट वगैरह के लिए, और असेसिंग द वेस्कुलरिटी ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर की वेस्कुलरिटी को भी देखने के लिए ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज लिया जाता है। कॉमनली यूज यूएसजी कॉन्ट्रास्ट एजेंट कौन कौन से यूएसजी में कौन कौन से यूज लिए जाते हैं, तो लिवोविस्ट है, सोनोजॉइड है और इकोविस्ट। ये मार्केट में इस नाम से कॉन्ट्रास्ट मीडिया आते हैं जो कि सोनोग्राफी में यूज लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार के एडवर्स रिएक्शन, यानी कि जो भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया से जिस किस प्रकार की एलर्जी हमें देखने को मिलती है, तो उस एडवर्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो एडवर्स रिएक्शन इज ए अनएक्सपेक्टेड और हार्मफुल रेस्पॉन्स टू अ ड्रग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट या फिर प्रोसीजर के समय। इट अकर व्हेन द बॉडी रिएक्ट नेगेटिवली। एडवर्स रिएक्शन क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हार्मफुल रेस्पॉन्स होते हैं बॉडी के, जैसे कि किसी प्रकार का बार बार छींक आना, या बॉडी में रेडनेस, स्वेलिंग, अचानक से ऐसे दम घुटने जैसा, या फिर साँस लेने में दिक्कत आ रही है, या फिर ब्लड प्रेशर जो है वो हाई या लो हो रहा है। तो इस तरीके के कुछ हार्मफुल और जो नेगेटिव रिएक्ट कर रही है अगर बॉडी, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एडवर्स रिएक्शन में आता है। एडवर्स रिएक्शन भी वैसे नॉर्मल नॉर्मल भी होती है, जैसे माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, सीवियर हो गया, कौन-सी कंडीशन ज़्यादा हार्मफुल है, उस कंडीशन में क्या करना है, कौन से ड्रग्स उसमें यूज़ लेने हैं। ड्रग्स का तो एक अलग से चैप्टर है जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, या अगले वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एडवर्स रिएक्शन हमें पता चल गया जब भी बॉडी किसी प्रकार का नेगेटिव रिएक्ट कर रही है किसी ड्रग्स से रिलेटेड। ड्रग्स हो गए, जैसे ड्रग्स हो गए, या फिर हम यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ ले रहे हैं, तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारे लिए यहाँ पे एज़ ए ड्रग्स है, ओके? तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, दीज़ रिएक्शन आर जनरली क्लासिफाइड इंटू कैटेगरीज़ बेस्ड, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो गई, और इनका प्रॉपर मैनेजमेंट और ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़रूरी है। मेनली ऑब्जर्वेशन कब ज़रूरी है, जब भी केस किस प्रकार का आ रहा है, मॉडरेट या सीवियर आ रहा है। माइल्ड वाली जो कंडीशन है उसको तो हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जब भी केस बढ़ता है मॉडरेट और सीवियर की तरफ, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, उसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। जैसे कि माइल्ड रिएक्शन आर द मोस्ट कॉमन एंड टाइपिकली सेल्फ लिमिटिंग सिम्पटम, यानी कि हम इसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है कि किसी भी प्रकार का अगर आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम यूज़ ले रहे हैं, तो उसे एक बार चेक करके हम श्योर हो जाए कि ये पेशेंट में किसी प्रकार का हार्मफुल इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहा है। तो हम कब कहेंगे कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया का जो रिएक्शन हो रहा है वो माइल्ड है, जैसे कि नोज़िया हो गई, वोमिटिंग है, कफ हो रहा है, सेंसेशन ऑफ वार्मथ जिसको गर्म सा फ़ील हो रहा है, थोड़ा डिज़ीनेस, अल्टर टेस्ट, कई बार मेटालिक टेस्ट आने लगता है, और जिभ पे टेस्ट चेंज होता है जब भी हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करते हैं। इचिंग हो गया, चिल, स्वेटिंग, रैशेज़, स्वेलिंग ऑफ द फेस और आई, एंग्ज़ायटी, ये इस तरीके के जब भी सिम्पटम्स हमें नज़र आ रहा है, तो यानी कि ये एक माइल्ड प्रकार की रिएक्शन है। दीज़ सिम्पटम्स डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक मेडिकल इंटरवेंशन और हॉस्पिटलाइज़ेशन। इस तरह की कंडीशन में कभी भी हॉस्पिटलाइज़ेशन या भर्ती करवाना ज़रूरी नहीं है, बस उसके वाइटल को मॉनिटर करते रहो। इसमें क्या करना है कि कंटिन्यू ऑब्ज़र्वेशन करना है और मॉनिटर करते रहना है, और इसमें क्लोज़ सुपरविज़न रखना है, क्योंकि यही वाला केस कभी-कभी क्या होता है कि मॉडरेट की तरफ बदलता है, ओके? अब हम बात करते हैं कि मॉडरेट रिएक्शन, ओके? मॉडरेट रिएक्शन क्या कहेंगे कि ये एक लाइफ़ थ्रेटनिंग कंडीशन तो नहीं है, पर इसमें मेडिकल या फिर हॉस्पिटलाइज़ेशन की कई बार ज़रूरत पड़ती है, इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ओके? तो कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं, तो मॉडरेट रिएक्शन हम कब कहेंगे, जब पेशेंट ब्रैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट है वो क्या होगी, स्लो या फिर एकदम हाई हो जाएगी, प्लस हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, यानी हाई और लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, स्किन रैशेज हो जाएँगे, ओके? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ओके? पल्मोनरी एडिमा, लंग्स में फ्लूइड का जमना, या ब्रोंकोस्पाज़्म हो जाएगा, व्हीज़िंग, ओके, और लैरेंजियल एडिमा, यानी स्वेलिंग ऑफ द थोरैट में स्वेलिंग होगी। तो इस प्रकार की जब भी कोई कंडीशंस होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की तरफ भी जा सकती हैं। तो इसमें क्या है कि इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इस तरीके की पेशेंट की कंडीशन अगर आती है, तो हमें किसी इमीडिएटली हेल्थ केयर टीम जो होती है, या फिर जो भी हमारे रेफरेंस डॉक्टर होते हैं, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, और पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है। अब हम बात करते हैं सीवियर रिएक्शन के बारे में, कि सीवियर रिएक्शन क्या होता है। ये बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन सीवियर कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है, उसमें पेशेंट की कई बार इमीडिएटली मौत हो सकती है। सीवियर रिएक्शन आर रेयर बट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ये बहुत ही, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 1000 में कोई एक केस ऐसा होता है कि जो सीवियर रिएक्शन करता है।
तो सीवियर रिएक्शन आर रेयर बट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, तो इससे पेशेंट की मौत भी हो सकती है। रिक्वायर्ड अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट। इसको हाथों-हाथ उस कंडीशन में क्या करना है कि हाथों-हाथ पेशेंट को इमरजेंसी में शिफ्ट करना है या फिर उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन करना है, ओके? अब देखिए कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं जो सीवियर रिएक्शन में आते हैं। सीवियर एराइथमिस मतलब हार्ट बीट एकदम इर्रेगुलर हो जाएगी, या तो पूरा ही लो हो जाएगी या फिर कुछ एकदम प्रोफाउंड हाइपोटेंशन यानी डेंजरी लो ब्लड प्रेशर ही लो हो रहा है, ओके? कन्वल्जन और सीजर्स आने लग जाएँगे, इररेस्पॉन्सिबल हो जाएँगे, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट जिसमें कई बार सीपीआर की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ओके? सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफ़ेक्ट करेगा, और सीजर्स वगैरह हो गए यानी कि सीएनएस वाले सिस्टम को भी अफ़ेक्ट कर दिया, ब्लड प्रेशर भी अफ़ेक्ट हो ही गए हैं इसमें। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है तो वो पेशेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल कंडीशन है, और इसमें सडन डेथ हो जाती है कई बार। ओके, दीज़ रिएक्शन डिमांड रैपिड इंटरवेंशन एंड इंक्लूडिंग एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एंड इमरजेंसी मेजरमेंट। ये इमरजेंसी रिक्वायर्ड है इसके लिए। अब देखिए क्या करना होता है कि हम ऐसा क्या करें कि इस प्रकार की कभी नौबत ही ना आए रिएक्शन होने की, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी हम हाथों-हाथ ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इमीडिएटली स्टॉप द कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन को रोक देना है। एज़ ए रिस्पांसिबल केयरगिवर डू नॉट लीव द पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है, और कंटिन्यू मॉनिटर करने उसके वाइटल साइन और किस-किस प्रकार के उसके बॉडी में चेंजेज़ हो रहे हैं। ओके? जब तक कि कोई हेल्थ केयर टीम का कोई या फिर प्रोफेशनल यहाँ पे हाज़िर नहीं हो जाते। प्रिपरेशन बिफोर द प्रोसीजर से पहले हम क्या कर सकते हैं कि जो भी एलर्जिक रिएक्शन होने पर जो-जो इक्विपमेंट्स या ड्रग्स काम में आने वाले हैं, उन सबको हम पहले से तैयार रखेंगे। अब हम देखते हैं पेशेंट कम्युनिकेशन। पेशेंट से क्या हो गया कि जब भी हम प्रोसीजर करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे कि पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। उसे बताएँगे कि ये इस प्रकार का हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं, तो इस तरीके की इसमें स्टेप्स होने वाले हैं, और इस प्रकार कई बार ये कॉन्ट्रास्ट थोड़ा-सा एलर्जी कर सकता है। एलर्जी कर सकता है, हमें इस तरीके से बताना है कि आपको घबराना नहीं है, उसको इस तरीके से समझाना है कि ताकि पेशेंट को किसी प्रकार की एंग्ज़ायटी नहीं हो। लेकिन पेशेंट को ये सारी चीज़ें पता हो कि इस तरीके के चेंजेज़ जब भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं तो होता है। ये सारा एक्सप्लेन करने के बाद हमें कंसेंट फॉर्म साइन करवाना है। ओके, अब देखिए प्रोसीजर के समय हमें क्या करना है, और अगर मान लो किसी प्रकार का कोई रिएक्शन होता है, ओके, तो उस पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है जब तक कोई भी टीम का मेंबर या हेल्थ केयर टीम का मेंबर या एक्सपर्ट हमारे पास नहीं आता। अब देखिए रिएक्शन वाले केस में क्या करना है, रिएक्शन वाले केस में स्टॉप द कॉन्ट्रास्ट सबसे मेन चीज़ है कि कॉन्ट्रास्ट को स्टॉप कर लो और वाइटल साइन उसके मॉनिटर करो, और इमीडिएटली डॉक्टर और हेल्थ केयर टीम को आप उसके बारे में इन्फॉर्म कर लो कि इस तरीके की कॉन्ट्रास्ट एलर्जी हुई है, तो आप आके उस सिचुएशन में देखो। और पेशेंट का किसी भी प्रकार का प्रोसीजर है या पेशेंट का किसी भी प्रकार का पर्सनल डाटा है, वो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है, चाहे उसके अटेंडेंट ही क्यों ना हो। हम उनसे सीधा जो उनके जो रेफरल डॉक्टर हैं, उन्हीं से उनकी जो प्रॉब्लम शेयर करेंगे, और जो उनकी जो हिस्ट्री है या डाटा है, वो सिर्फ़ उन्हीं डॉक्टर्स को देंगे। तो ये सारी चीज़ें थी कि हमें क्या-क्या करना चाहिए, एक जब भी कॉन्ट्रास्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जब भी स्पेशल प्रोसीजर कर रहे हैं, और अगर कोई किसी प्रकार की कॉन्ट्रास्ट एलर्जी हो जाती है तब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उससे पहले क्या करना है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं, जो कई बार एम्स या फिर जो मेडिकल के जो भी सेंट्रल एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें हमेशा पूछे जाते हैं। तो आयनिक मोनोमर्स हैं जो हाई ऑस्मोलरिटी कॉन्ट्रास्ट मीडिया कहते हैं, तो पूछा जाता है कि आयनिक मोनोमर हैं जो एचओसीएम यानी कि हाई ऑस्मोलरिटी वाले हैं, और हाई ऑस्मोलरिटी वाले हैं यानी कि वो टॉक्सिक भी होंगे। ओके? अब देखिए आयनिक मोनोमर को तो हमने क्या कह दिया, एचओसीएम है। आयनिक डाइमर और नॉन आयनिक डाइमर एंड मोनोमर्स आर कैटेगराइज्ड एज लो ऑस्मोलरिटी कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ये एलओसीएम में आते हैं। एज ऑस्मोलरिटी इंक्रीज द टॉक्सिसिटी लेवल आल्सो इंक्रीज। ओके, जैसे-जैसे ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, वैसे-वैसे टॉक्सिसिटी भी बढ़ेगी। ओके, आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया आर दोज़ हू हैव लो टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी कम हो, गुड ऑपेसिफिकेशन हो, और ईज़िली अवेलेबल हो जाए, और वो भी कम पैसों में। तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ओके, कॉन्ट्रास्ट मीडिया कंटेन कैल्शियम आयन हेल्प रिड्यूस कार्डियक टॉक्सिसिटी। किसी पेशेंट जिसमें कार्डियक टॉक्सिसिटी का पेशेंट या फिर कोई भी कार्डियक पेशेंट होते हैं, उनमें क्या किया जाता है कि ऐसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ दिए जाते हैं जिसमें कैल्शियम कंटेंट हो, क्योंकि वो कार्डियक की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करते हैं। न्यूट्रल पीएच बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया आर मोर बेनिफिशियल देन लो पीएच, एज क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जैसे-जैसे लो पीएच होता है तो वो क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है। ओके, वैसोडाइलेशन यानी कि वेसल्स को डायलेट करेगा, वेसल्स डायलेट होगी तो क्या होगा, ब्लड का जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा। ओके, तो न्यूट्रल पीएच को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है।
ओके, और ये ज़्यादा बेनिफिशियल है किससे, लो पीएच से। द एब्जॉर्ब डोज इन ऑर्गन इज हायर विथ पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया देन नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अच्छा, देखिए एब्जॉर्ब डोज यानी कि जो रेडियो लूसेंट और रेडियो ओपेक की बात हो रही है यहाँ पे। तो एब्जॉर्ब डोज कब बढ़ेगी, जब पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया यानी जो व्हाइट अपीयर हो रहे हैं, और व्हाइट वो कब अपीयर हो रहे हैं, जब वो रेडियो ओपेक है। और रेडियो ओपेक होगा तो यानी कि रेडियो ओपेक यानी कि वो रेडिएशन को वहीं रोक रहे हैं। तो बॉडी या फिर जो ऑर्गन है वहाँ की एब्जॉर्ब डोज क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। ओके, और जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया अगर नेगेटिव है, तो नेगेटिव के केस में क्या होगा कि वो रेडियो लूसेंट है, यानी रेडिएशन डायरेक्टली क्रॉस कर जाएगी, या कंप्लीटली परमिएबल भी हम कई बार कहते हैं। तो क्या होगा कि वो ब्लैक इमेज देता है। ओके, ब्लैक इमेज दे रहा है, और जब रेडिएशन पूरी परमिएबल हो गई है, मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि उसमें डोज कम लगी है। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इन मॉडर्न प्रैक्टिस नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया आर यूज्ड मोर फ्रिक्वेंटली ड्यू टू देयर वेरी लो टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट। नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडियम ही आजकल मोस्टली कॉमनली यूज लिया जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई आयनिक इम्बैलेंस नहीं होगा, तो किसी प्रकार का बॉडी में नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा, और ना ही किसी प्रकार के साइड इफेक्ट होगा। अब देखिए सब्सटेंस विथ अ हाई एटॉमिक नंबर अपीयर ब्राइटर ऑन, ये तो हमने सबसे पहले ही देख लिया, यानी कि पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात हो रही है कि जो ब्राइट अपीयर हो रहे हैं, यानी कि उनकी हाई एटॉमिक नंबर है। इन केस लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, वहाँ पर बेरियम को यूज नहीं लेकर हम आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज लिया जाता है। गैस्ट्रोब्राफिन एक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ड्रग्स एंड मेडिकेशन इन रेडियोलॉजी। तो जब भी किसी प्रकार की कोई रिएक्शन होती है, तो हमें ड्रग्स किन किन तरह के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा कलरफुल है, जो कि हमारी बुक हैंडबुक ऑफ रेडियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 होगा। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।